हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ओ लेवल की इस प्रैक्टिस सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही होगा, हम यहाँ पर चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन देख रहे हैं और आज बारी है हमारी चैप्टर 9 की, जिसका नाम है ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी। अब अगर बात की जाए इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में नई टेक्नोलॉजीज और साइबर सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस किया गया है। आज इसी से हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर ये चैप्टर नया ऐड हुआ है हमारे IT टूल सिलेबस में, तो इससे क्वेश्चन आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती हैं और MCQ क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा संभावना बढ़ गई है। तो आइए इस चैप्टर को आज देखते हैं। और अगर ये लेक्चर आप पहले भी देख रहे होंगे, हमारी सीरीज़ पहले से फॉलो कर रहे होंगे, तो आपको पता ही होगा हम किस तरीके से पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले आपको लेक्चर को अच्छे से देख लेना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है कि किसमें क्या आंसर होगा। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में चले जाना है, वहाँ पर आपको PDF डाउनलोड करनी है और PDF डाउनलोड करके प्रैक्टिस करनी है कि यहाँ पर वीडियो देखने के बाद कितने क्वेश्चन आप सही से कर पा रहे हैं। अगर इस तरीके से आप पढ़ाई करते हैं, मतलब एक बार वीडियो देखते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो वो क्वेश्चन आपको लंबे समय तक याद रहता है और उसे आप आसानी से एग्जाम में भी कर लेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। यहाँ पर पहला सवाल हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा IoT का अंग नहीं है। तो बात की जा रही है यहाँ पर IoT की कि IoT में कौन सी चीज़ नहीं आती है। तो नहीं आती है ये तो बाद में हम बता पाएंगे, सबसे पहले हमको समझना होगा कि ये IoT चीज़ क्या है। तो IoT होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यहाँ पर क्या कहता है ये कि कोई भी ऐसी डिवाइस जो कि इंटरनेट नेटवर्क से जुड़ी हो, तो उसे आप क्या कहेंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जैसे आपकी स्मार्ट वॉच होती है या कोई भी ऐसी डिवाइस जो इंटरनेट से जुड़ी हो, उसे क्या कहेंगे, IoT हम कहेंगे। तो इसमें कौन सी चीज़ शामिल नहीं होती है। तो क्या पीपल IoT का हिस्सा हैं? तो हाँ, ये होते हैं। प्रोसेस, हाँ ये प्रोसेस भी IoT में होती है। डिवाइस जब ट्रांसफ़र करती है डेटा। तो कनेक्टिविटी, बात तो सारी यहाँ पे IoT में कनेक्टिविटी की ही है कि मतलब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से जुड़ता है तभी तो IoT बन पाता है, मतलब डिवाइस इंटरनेट से जुड़ रहा है तो कनेक्टिविटी तो है ही। तो ये ऊपर दी गई तीनों चीज़ें IoT का हिस्सा हैं। पर सिक्योरिटी जो है यहाँ पे एक कंसर्न है हमारी, मतलब IoT में सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि IoT हमें क्या नहीं दे पाती है, सिक्योरिटी नहीं दे पाती है। तो यहाँ पर सवाल का जवाब क्या सही हो गया, हमारा चौथा जवाब यहाँ पर सही हो गया कि IoT का अंग कौन सा नहीं है। तो सिक्योरिटी कोई अंग नहीं है IoT का। ठीक, तो ये रहा हमारा पहला सवाल। बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द का आविष्कार किसने किया था। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो बना था, इसका आविष्कार किया था केविन एस्थॉन ने। तो इनके द्वारा आविष्कार किया गया था इस शब्द का। तो इस शब्द का संबंध किससे हो गया, केविन एस्थॉन से हो गया। यहाँ पर हमारा B ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है, मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI भी कहते हैं, ये क्या होती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या किया जाता है, इसमें मशीन को स्मार्ट बनाया जाता है। इसमें मशीन अपने हिसाब से फैसला ले सकती है। जैसे देखिए, आप YouTube पे वीडियो देखते हैं तो आप जिस तरीके की वीडियो ज़्यादा देखते हैं उसी तरीके की वीडियो आपको ज़्यादा दिखाई भी जाती है ताकि आप और वीडियोज़ देखें। तो सिस्टम अपने हिसाब से समझ लेता है किस आदमी को क्या पसंद है। तो सिस्टम को बुद्धिमान बनाना ही क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मतलब सिस्टम को बुद्धि दे देना कि वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सके। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, मशीन को बुद्धिमान बनाना ही क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और यहाँ पर C ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ। फ्यूचर स्किल पोर्टल की शुरुआत कब हुई। तो बात कर रहे हैं फ्यूचर स्किल पोर्टल की, तो इसकी शुरुआत हुई थी 19 फरवरी 2018 में। तो यहाँ पर सही जवाब हमारा हो जाता है B वाला। बढ़ते हैं अपने पांचवें सवाल की तरफ। RPA का पूर्ण रूप क्या है। तो RPA का फुल फॉर्म होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। R से रोबोटिक, P से प्रोसेस, A से ऑटोमेशन। तो यहाँ पर सही जवाब हमारा कौन सा हो जा रहा है, B वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है, हमें इस पर टिक कर देना है। बढ़ते हैं अपने छठवें सवाल की तरफ।
निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल सर्वोत्तम सर्विस मॉडल के रूप में जाना जाता है? तो ये कुछ मॉडल्स दिए गए हैं, SaaS, IaaS, PaaS, ये मॉडल हैं, इसमें सर्विसेज मिलती हैं आपको, ठीक है। तो इसमें से सबसे बेस्ट कौन सा है? तो देखिए सबका अपना यूज़ है, सब अपनी जगह पे इम्पॉर्टेंट हैं, तो ये सभी दिए गए मॉडल बेस्ट हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमें लगाना है डी वाले पे कि उपरोक्त सभी मॉडल बेस्ट हैं, ठीक है। पूछा गया है सर्वोत्तम मॉडल कौन सा है, सर्वोत्तम मॉडल कौन सा है, तो हमें डी ऑप्शन पे टिक कर देना है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है हमारा 7वां सवाल। फ्यूचर स्किल पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? क्या विप्रो ने लॉन्च किया था इसे, SCL ने लॉन्च किया था, नेस्कॉम ने लॉन्च किया था, या नाइलिट ने लॉन्च किया था? तो फ्यूचर स्किल पोर्टल जो हमारा होता है, इसका लॉन्च किया गया था नेस्कॉम के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है, इस पे हमें टिक कर देना है कि फ्यूचर स्किल पोर्टल का संबंध किससे था? नेस्कॉम के साथ इसका संबंध था हमारा। बढ़ते हैं हम अपने 8वें सवाल की तरफ। IoT प्रणाली का मुख्य भाग है, तो जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होती है, इसमें मेन पार्ट क्या होता है? तो क्या उसमें सेंसर मेन पार्ट है? हाँ, सेंसर मेन पार्ट होता है। नेटवर्क कनेक्टिविटी, ये भी बहुत ज़रूरी होती है अगर आप डिवाइसेस जोड़ रहे हैं। तो पूछा गया मुख्य भाग। डेटा भंडारण अनुप्रयोग, तो डेटा का भंडारण करना भी ज़रूरी होता है। तो ये दिए गए तीनों ऑप्शन ज़रूरी हैं, तो यहाँ पर सही हमारा क्या हो गया? डी ऑप्शन सही हो गया कि इसमें मुख्य भाग कौन होता है? उपरोक्त सभी होते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए जैसे CCC और O लेवल जैसे एग्ज़ाम हैं, इन एग्ज़ामों में अगर आपको MCQ क्वेश्चन दिया गया है और वो आपको नहीं आ रहा है और उसमें ऑप्शन में कहीं आपको ऑल द एबव दिख रहा है, तो आपको सीधे उस पर टिक लगा देना है, क्योंकि 99.9% टाइम यहाँ पर ये ऑप्शन सही आप पाएंगे। तो अगर ऑल द एबव ऑप्शन है और आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आपको उसी ऑप्शन पर टिक करना है। और अगर नन ऑफ एबव है और क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो क्या करना है? तो नन ऑफ एबव छोड़ के बाकी किसी पे टिक करिए आप, ठीक है। नन ऑफ एबव पे टिक नहीं करना है अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो, ठीक। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है हमारा 9वां सवाल। निम्न में से क्या बिग डाटा से संबंधित है? तो इसमें से किसका संबंध बिग डेटा से है? स्ट्रक्चर्ड डेटा का, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों डेटा का, या इनमें से कोई नहीं? तो बिग डेटा क्या होती है? तो देखिए जो आप बहुत ज़्यादा मात्रा में डेटा यूज़ करते हैं, इनको जो ऑर्गेनाइज करती है डेटा, उसी टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं? बिग डेटा कहते हैं। और ये दोनों से संबंधित है, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों डेटा इससे संबंधित हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। बढ़ते हैं अपने 10वें सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम है? तो क्या नॉर्टन जो है एंटीवायरस के अंदर आता है? हाँ, ये एंटीवायरस प्रोग्राम है। एविरा, ये भी एक एंटीवायरस है। क्विक हिल, ये भी एक एंटीवायरस है। तो इनमें से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम है? तो उपरोक्त दिए गए सभी एंटीवायरस प्रोग्राम के अंतर्गत आपके आते हैं। बढ़ते हैं अपने 11वें सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा बिग डेटा फ्रेमवर्क गूगल द्वारा विकसित किया गया है? तो सवाल है बिग डेटा का कौन सा फ्रेमवर्क है जो किसके द्वारा विकसित किया गया है? गूगल के द्वारा विकसित किया गया है। तो वो है मैप रिड्यूस। ये ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है कि ये विकसित किया गया है किसके द्वारा? गूगल के द्वारा। बढ़ते हैं अपने 12वें सवाल की तरफ। HTTPS में S का क्या मतलब है? तो जब भी आप कोई URL देखते हैं तो उसमें www के पहले लिखा रहता है HTTPS, तो उस S का क्या मतलब है? तो उस S का मतलब होता है सिक्योर। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है कि S का क्या मतलब है? सिक्योर, कि वो वेबसाइट सिक्योर है, उसके पास SSL सर्टिफिकेट है, ठीक। बाकी HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का फुल फॉर्म है, और S का फुल फॉर्म होता है सिक्योर। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर टोटल फुल फॉर्म बन जाता है। बढ़ते हैं अपने 13वें सवाल की तरफ। बिग डेटा एनालिटिक्स की विभिन्न विशेषताएं हैं। तो जो बिग डेटा एनालिटिक्स है, इसकी विशेषताएं क्या इनमें से हैं? क्या वो ओपन सोर्स है, सबके लिए फ्री में अवेलेबल है? हाँ। स्केलेबिलिटी, मतलब बड़े पैमाने पे यूज़ किया जा सकता है? हाँ। डेटा रिकवरी हो सकती है? हाँ, हो सकती है। तो दिए गए तीनों ऑप्शन क्या हैं? बिग डेटा की विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर सही कर देना है हमें डी वाले ऑप्शन पे, उपरोक्त सभी विशेषताएं बिग डेटा की विशेषताओं के अंतर्गत आती हैं। बढ़ते हैं अपने 14वें सवाल की तरफ। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसे IoT भी कहते हैं, किन जोखिमों और चुनौतियों पर विचार किया जाना चाहिए?
तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में किन जैसे क्या क्या कमियां हैं जिस पे हमें फिर से सोचना है, जिनमें हमें सुधार ले आनी है? क्या प्राइवेसी और सिक्योरिटी वो है? हाँ, ये बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि जब भी आपकी डिवाइस इंटरनेट या नेटवर्क से जुड़ती है तो आपकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी लीक होने का खतरा बना रहता है। एनर्जी कंजम्पशन, हाँ ये भी एक मुख्य मुद्दा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी का कंजम्पशन होता है। नेटवर्क कंजेशन, तो हाँ ये भी एक मुद्दा है कि नेटवर्क में बहुत ज़्यादा कंजेशन हो जाता है, भारी मात्रा में ट्रैफिक हो जाती है। तो ये तीनों मुद्दे भी किसके मुद्दे हैं? इंटरनेट ऑफ थिंग्स के मुद्दे हैं, जिन पे आपको आगे विचार करना है। आपको मतलब कि इस टेक्नोलॉजी में सुधार लाए जाने चाहिए इन तीनों क्षेत्र में। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है? ऑल द एबव यहाँ पर सही जवाब हमारा हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने 15वें सवाल की तरफ। IoT किस पर बनाया गया है? तो IoT किस पर बनाया गया अगर बात की जाए तो IoT को नेटवर्क ऑफ डेटा गैदरिंग सेंसर से बनाया गया है, क्लाउड कंप्यूटिंग से बनाया गया है, बोथ या नाइदर? तो ये दोनों चीज़ें जो ऑप्शन ए हैं और ऑप्शन बी हैं, इसके द्वारा हमारा बनाया गया है IoT। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाता है हमारा सी वाला कि IoT का विकसित किसके द्वारा किया गया है? तो नेटवर्क ऑफ डेटा गैदरिंग सेंसर से भी किया गया है और क्लाउड कंप्यूटिंग का भी इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर सही जवाब हमारा हो जाता है सी वाला। बढ़ते हैं अपने 16वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के निकटतम आधार हैं? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निकटतम आधार पूछा गया, क्या वायरिंग होता है आधार इसका? जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, नहीं। वायरिंग से क्या मतलब है? AI का कुछ भी नहीं। ड्राइंग आधार है? नहीं, ड्राइंग भी आधार नहीं है। मैथमेटिक्स आधार है? तो हाँ, मैथमेटिक्स जो है निकटतम आधार है किस चीज़ का? AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। क्या फ्रेंच आधार है? तो फ्रेंच भी कोई आधार नहीं है। तो यहाँ पर सही हो जाता है हमारा सी ऑप्शन। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो और हमारी मेहनत आपको दिख रही हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ लाते रहें। बढ़ रहे हैं अपने 17वें सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा ज्ञात सेवा मॉडल है? तो ये क्वेश्चन ऊपर ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑल द मेंशन्ड, ऊपर दिए गए सभी मॉडल अच्छे होते हैं, सबसे बेस्ट हैं। तो इनमें हमें फोर्थ ऑप्शन पर टिक कर देना है। बढ़ते हैं अपने 18वें सवाल की तरफ। किस प्रकार के साइबर अटैक में आपसे आपकी जानकारी मांगी जाती है, जैसे आपके पासवर्ड, नाम, जन्म तिथि या पिन? तो कौन सा ऐसा साइबर अटैक है जिसमें ये सारी चीज़ें आपसे मांगी जाती हैं? क्या वो पासवर्ड अटैक होता है? नहीं। फिशिंग होता है? हाँ, फिशिंग इसे कहते हैं कि ऐसी जानकारी जिसमें आपसे आपकी पर्सनल जानकारी मांगी जा रही है, उसे हम क्या कहते हैं? फिशिंग कहते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही है। बढ़ रहे हैं अपने 19वें सवाल की तरफ। एक निश्चित पते पर किसी यूज़र द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश को भेजना क्या कहलाता है? तो कोई अगर फिक्स एड्रेस है और उस पर कोई आदमी बार बार एक ही मेल एड्रेस पे एक ही मेल कर रहा है, तो इस चीज़ को कहते हैं ईमेल स्पैमिंग। ठीक है, ईमेल स्पैमिंग। ईमेल स्पैमिंग का मतलब क्या है? ईमेल का मतलब तो ईमेल है, स्पैम करना मतलब बार बार भेजना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है हमारा 20वां सवाल। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है और संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करता है? तो इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो ये काम कर रहा है कि आपके सिस्टम के अंदर आता है और आपसे जुड़ी इंफॉर्मेशन को बाहर भेजता है? तो उसे हम कहते हैं स्पाईवेयर। नाम से ही समझ में आ रहा है, स्पाई मतलब क्या होता है? जो जासूस होते हैं, जो आपके सिस्टम में घुस जाते हैं और आपकी जानकारी को दूसरी जगह भेजते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा कौन सा है? ए वाला। ठीक, बढ़ते हैं अपने 21वें सवाल की तरफ। ईमेल के माध्यम से बैंक डिटेल मांगना क्या कहलाता है? तो ईमेल के माध्यम से बैंक डिटेल मांगना कहलाता है ईमेल स्पूफिंग। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो गया है। ईमेल स्पूफिंग क्या होता है कि जब आप ईमेल के माध्यम से किसी की बैंक की डिटेल मांगते हैं। ठीक, बढ़ रहे हैं अपने 22वें सवाल की तरफ। IoT में अधिकतम इस्तेमाल होने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? तो अधिकतम इस्तेमाल होने वाले प्रोटोकॉल की बात की जाए तो MQTT ये होता है, ZigBee ये भी होता है, XMPP ये भी होता है। तो IoT में अधिकतम इस्तेमाल होने वाला प्रोटोकॉल ये तीनों है। तो यहाँ पर हमें डी ऑप्शन पे सही कर देना है। बढ़ते हैं अपने 23वें सवाल की तरफ। कंप्यूटर सुरक्षा में डैश डैश का अर्थ है कि कंप्यूटर प्रणाली में सूचना केवल अधिकृत पार्टीज द्वारा देखने योग्य हो। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरना है?
कि किसका मतलब होता है कि कंप्यूटर में जो सूचना है सिर्फ अधिकृत लोग देख पाएँ। अधिकृत मतलब जो ऑथराइज हों, जिनको उसका अधिकार हो सूचना को देखने का। तो क्या उपलब्धता का ये मतलब होता है? नहीं। इंटीग्रिटी का? नहीं। गोपनीयता का? हाँ, ये सही जवाब है। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही है कि कंप्यूटर सुरक्षा में गोपनीयता का अर्थ होता है कि कंप्यूटर प्रणाली में सूचना केवल अधिकृत पार्टी द्वारा देखने योग्य है। तो यहाँ पर सही जवाब हमारा हो जाएगा सी वाला। बढ़ते हैं अपने 24वें सवाल की तरफ। इनक्रिप्शन तकनीक एक नेटवर्क को डैश डैश को बेहतर बनाती है। तो इनक्रिप्शन का क्या मतलब होता है कि जब भी आप कोई मैसेज बाहर भेजते हैं नेटवर्क में तो वो कोडेड फॉर्म में बदल जाता है। मतलब आपने कोई मैसेज भेजा जिसे मैं एम लिख रहा हूँ, तो वो मैसेज जब नेटवर्क में जाता है तो वो किस में बदल जाता है? कोड में बदल जाता है। ठीक है, किस चीज़ में बदल रहा है? कोड में। और इस कोड में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इनक्रिप्शन कहते हैं। तो इनक्रिप्शन के द्वारा सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इनक्रिप्शन एक तकनीक है जिससे नेटवर्क को सिक्योरिटी को बेहतर बनाया जाता है। तो यहाँ पर हमें बी ऑप्शन पे टिक कर देना है कि इनक्रिप्शन के रहने से आपका मैसेज सिक्योर रहता है। आप व्हाट्सएप में भी देखिए, जब आप किसी को पहला मैसेज करते हैं तो सबसे ऊपर क्या लिखा रहता है? मैसेजेस आर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। मतलब इसे आप पढ़ सकते हैं या तो जिसे आप भेज रहे हैं वो पढ़ सकता है, बीच में कोई इस मैसेज को पढ़ नहीं सकता है। बढ़ते हैं अपने 25वें सवाल की तरफ। सुरक्षित कंप्यूटिंग का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो कंप्यूटिंग का जो मुख्य लक्ष्य है, अगर उसे सुरक्षित कहा जा रहा है कि उसमें गोपनीयता हो, मतलब आपकी जानकारी कोई और ना पढ़ पाए और किसी और की जानकारी आप ना जान पाएँ, तो ये होता है सुरक्षित कंप्यूटिंग का मुख्य लक्ष्य, मेन लक्ष्य। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अपने 26वें सवाल की तरफ। कंप्यूटर सुरक्षा में इंटीग्रिटी क्या है? तो कंप्यूटर सुरक्षा की बात की जाए तो इंटीग्रिटी होती है संसाधनों का, डेटा का पृथक्करण और संरक्षण। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही है कि इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है। बढ़ रहे हैं अपने 27वें सवाल की तरफ। सिस्टम ऑपरेशन के लिए एक बड़ी सुरक्षा समस्या है। तो सिस्टम ऑपरेशन के लिए जो सबसे बड़ी सुरक्षा समस्या है वो है ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम। ऑथेंटिकेशन मतलब होता है जिससे पता लग पाए कि आदमी असली है या नहीं, मतलब जो यूज़ कर रहा है सर्विस वो असली है या नहीं, उसे कहते हैं ऑथेंटिकेशन। ठीक, तो सिस्टम ऑपरेशन के लिए एक बड़ी सुरक्षा समस्या क्या है? ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम है। बढ़ रहे हैं अपने 28वें सवाल की तरफ। कंप्यूटर सुरक्षा के 3 बुनियादी घटक क्या हैं? तो अगर बात की जा रही है कंप्यूटर सुरक्षा की तो 3 बुनियादी घटक होते हैं: कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है? मतलब जो कि कॉन्फिडेंशियल हो, मतलब गोपनीय हो। इंटीग्रिटी मतलब अखंडता होती है। और अवेलेबिलिटी मतलब कि उपलब्धता होती है। अगर ये 3 चीज़ें हैं तो कंप्यूटर सुरक्षा के ये तीनों बुनियादी घटक के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। बढ़ते हैं अपने 29वें सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर खतरे का एक वर्ग है? तो कंप्यूटर खतरे की बात की जाए तो सॉलिसिटिंग, हाँ ये होता है। स्टॉकिंग, ये भी है। डीओएस अटैक, ये भी है। तो अगर बात की जा रही है कंप्यूटर खतरे की तो यहाँ पर सही जवाब हमारा हो जाएगा डी वाला कि ऑल द एबव। तीनों ऑप्शन जो ऊपर दिए गए हैं वो कंप्यूटर खतरे के एक वर्ग हैं। पढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो कि है हमारा 30वां सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के लिए एक खतरा है? तो इनमें से कौन सी चीज़ भुगतान प्रणाली के लिए खतरा है? क्या कंप्यूटर वायरस खतरा है? हाँ, ये तो खतरा है। ट्रोजन हॉर्स, ये भी एक खतरा है। कंप्यूटर बॉम्ब, ये भी एक खतरा है। तो ये तीनों दी गई चीज़ें भुगतान प्रणाली के लिए एक खतरा हैं। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑल द एबव कि तीनों से दिक्कत है भुगतान प्रणाली को। ठीक, उसमें दिक्कत कर सकती हैं, आपका रुपए के साथ दिक्कत हो सकती है। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो यहाँ पर पहले से ही टिक लगा हुआ है ऑल द एबव पे। ठीक है, ट्रेंड माइक्रो क्या है? तो ट्रेंड माइक्रो क्या प्रोग्राम है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है या वायरस प्रोग्राम है? तो ये तीनों इसी की चीज़ें हैं। मतलब ये एक प्रोग्राम है जो एंटीवायरस प्रोग्राम है जो वायरस से डील करता है। तो ऑल द एबव पे हमें सही कर देना है यहाँ पर, जो कि हमारा चौथा ऑप्शन है। ठीक, आप देख भी रहे होंगे लगभग सवालों में अगर ऑल द अबव ऑप्शन है तो वही सही होता है। 10 में से 9 बार, मतलब यहाँ पर सही है और एग्ज़ाम में लगभग बार वो सही होगा। तो अगर आपको सवाल नहीं आ रहा तो बिना सोचे ऑल द अबव ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो कि है हमारा 32वां सवाल।
पहला IoT डिवाइस कौन सा था? तो जो पहला IoT डिवाइस बनाया गया था, क्या वो ATM मशीन था, या स्मार्ट वॉच था, या कैलकुलेटर था, या सेल फोन था? तो जो पहली IoT डिवाइस थी वो थी हमारी ATM मशीन। और IoT क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ऊपर हमने डिस्कस किया, डिवाइस अगर नेटवर्क से जुड़ी है तो उसे हम क्या कहते हैं? IoT कहते हैं। तो पहली IoT डिवाइस कौन सी थी? ATM मशीन थी। बढ़ते हैं अपने 33वें सवाल की तरफ। टेक्नोलॉजी उपयोगकर्ताओं को ऐसा महसूस कराती है कि वे वास्तव में आभासी वातावरण में हैं। मतलब कि आप अगर इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करें तो आपको लगेगा कि आप वास्तव में उस चीज़ को देख रहे हैं। और इस चीज़ को कहते हैं वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी जिसे VR कहते हैं। इसमें आप देखे भी होंगे बहुत सारी मूवीज़ में एक बॉक्स तरीके से रहता है जिसे आपके चेहरे पे, आँखों पे लगा देते हैं। और उसको लगाने के बाद आप जब देखते हैं उसके अंदर तो आपको लगता है कोई चीज़ आप असल में देख रहे हैं। और गेम खेलते हैं तो लगता है असल में आप उस गेम को खेल रहे हैं, मतलब वो चीज़ें आपके सामने घटित हो रही हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही है, VR, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्चुअल रियलिटी। बढ़ते हैं अपने 34वें सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी लेयर एक संचार लेयर है जो IoT उपकरणों को WAN से जोड़ती है? तो जो IoT उपकरण होते हैं उनको वाइड एरिया नेटवर्क से जोड़ना है, तो ये काम है हमारे नेटवर्क लेयर का, क्योंकि नेटवर्क लेयर में ही सभी कनेक्शंस बनते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ते हैं अपने 35वें सवाल की तरफ। IoT का डेटा विश्लेषण के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो IoT डेटा विश्लेषण के लिए जो यूज़ होता है वो होता है पाइथन लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन पे सही कर देंगे। और यही कारण है कि पाइथन लैंग्वेज आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में भी है। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि हमारा 37वां सवाल। IDS का पूर्ण रूप क्या है? तो IDS में I का मतलब होता है इंट्रूजन, D का मतलब होता है डिटेक्शन, S का मतलब होता है सिस्टम। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाता है हमारा ए वाला, कि IDS का पूर्ण रूप क्या है? इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। यहाँ पर सही फुल फॉर्म हमारा है। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है हमारा 38वां सवाल। साइफर टेक्स्ट क्या है? तो साइफर टेक्स्ट क्या होता है? तो सिस्टम देखिए एक काम करता है, जब आप कोई मैसेज कहीं पे भेजते हैं, मान लीजिए आप भेजे हाय, आप कहीं पे भेज रहे हैं, ठीक है, तो ये मैसेज जब नेटवर्क में जाता है तो जो सिस्टम होता है इसे कोडेड फॉर्म में बदल देता है। मान लीजिए हाय को इसने किस में बदल दिया? #15 कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ नेटवर्क में ट्रेवल करती है #15, ना कि ये चीज़, ठीक। तो टेक्स्ट का किसी भी चीज़ का कोडेड फॉर्म में बदल जाना ही साइफर कहलाता है। और उस टेक्स्ट को क्या कहते हैं? साइफर टेक्स्ट कहते हैं। तो जो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट होते हैं, कोडेड फॉर्म में टेक्स्ट होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? साइफर टेक्स्ट कहते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा हमारा सी वाला, कि इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, कोडेड टेक्स्ट ही क्या कहलाते हैं? साइफर टेक्स्ट कहलाते हैं, ठीक। बढ़ रहे हैं अपने 39वें सवाल की तरफ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कहा जाता है जॉन मैककार्टी को। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है हमारा 40वां सवाल। FDM का फुल फॉर्म क्या है? तो FDM का फुल फॉर्म होता है फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग, ठीक है। तो ये हमारा सही जवाब है हमारा ए वाला, FDM का अगर फुल फॉर्म पूछा जा रहा है तो। देखिए कुछ सवाल ऐसे हैं जिनको आपको याद ही करना होगा, मैं पहले ही बताता हूँ। कुछ सवाल समझने वाले होते हैं और कुछ याद करने वाले होते हैं। तो उन्हें सिर्फ आप सीधे सीधे याद कर लीजिए कि किसी चीज़ का फुल फॉर्म क्या है, तो ये फुल फॉर्म होता है। बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो अगर बात की जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो उसका पहला सम्मेलन हुआ था डार्टमाउथ कॉलेज में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। तो इस पे हमें टिक कर देना है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। 3D कॉन्टैक्ट को देखने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो 3D कॉन्टैक्ट की जहाँ बात आती है तो यूज़ होता है HDM। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही है। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है हमारा 43वां सवाल। कौन सा मॉलवेयर आपके कंप्यूटर के डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है? तो डेटा को इनक्रिप्ट करना मतलब आप अपने डेटा को न देख पा रहे हैं, न यूज़ कर पा रहे हैं, तो ये होता है हमारा रैनसमवेयर, ठीक है। इसमें आपके सिस्टम में वायरस भेजा जाता है और आप अपने डेटा को यूज़ नहीं कर पाते। फिर आपसे कुछ रुपए मांगे जाते हैं कि आप अपने डेटा को अगर यूज़ करना चाहते हैं, फिर से पाना चाहते हैं, तो आप इतना रुपए दीजिए और हम आपका डेटा फिर से सही कर देंगे। तो इस वायरस का नाम क्या है?
रैनसमवेयर है, तो हमें यहाँ पर डी ऑप्शन पे सही कर देना है। बढ़ते हैं अपने 44वें सवाल की तरफ। व्हाट्सएप के डेटा को सुरक्षित करने के लिए किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? तो इसे मैंने ऊपर क्वेश्चन में डिस्कस भी किया कि जब भी आप किसी को पहला मैसेज भेजते हैं तो लिखा रहता है मैसेजेस आर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, मतलब एक एंड से लेके दूसरे एंड तक वो इनक्रिप्टेड है, उसके बीच में कोई भी आदमी उसे पढ़ नहीं सकता है, या तो भेजने वाला पढ़ेगा या तो रिसीव करने वाला पढ़ेगा, और इसे क्या कहते हैं? इनक्रिप्शन कहते हैं। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अपने 45वें सवाल की तरफ। नोड क्या होता है? तो नोड का हिंदी में मतलब होता है गांठ, और नोड क्या है? कंप्यूटर जो कि ब्लॉकचेन नेटवर्क पे हो उसे हम क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। ऐसा कंप्यूटर जो ब्लॉकचेन के नेटवर्क के अंतर्गत हो उसे हम क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। बढ़ते हैं अपने 46वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से आप क्रिप्टो करेंसी को कहाँ पर रखते हैं? तो क्रिप्टो करेंसी आपने सुना ही होगा, ये डिजिटल एसेट है, इसका फिजिकल कोई आधार नहीं होता है। तो फिजिकल कोई आधार नहीं है तो बैंक अकाउंट में तो रख ही नहीं सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क में नहीं आता है, वॉलेट में, हाँ वॉलेट में आता है, क्योंकि जिस भी ऐप के थ्रू आप क्रिप्टो करेंसी खरीद या बेच रहे हैं वहाँ पे आपको वॉलेट मिल जाता है और उसी में आपका क्रिप्टो करेंसी रहता है। पॉकेट में नहीं, कोई फिजिकल चीज़ तो है नहीं कि आप उठा के जेब में रख लेंगे, तो पॉकेट में भी नहीं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। बढ़ते हैं अपने 47वें क्वेश्चन की तरफ। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर ऑन अ पीयर टू पीयर नेटवर्क। ठीक है, तो पीयर टू पीयर का मतलब होता है ऐसा नेटवर्क जहाँ पे सब कंप्यूटर बराबर क्षमता वाले हों। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा गया तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो कि है हमारा 48वां सवाल। ब्लॉकचेन में कोल्ड स्टोरेज का क्या मतलब है? तो ब्लॉकचेन में कोल्ड स्टोरेज का मतलब होता है कि ऐसी प्राइवेट की जो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही है, प्राइवेट की नॉट कनेक्टेड टू इंटरनेट। ठीक, उसका क्या मतलब होता है? कोल्ड स्टोरेज होता है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो कि हमारा 49वां सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा अमेजन द्वारा क्लाउड प्लेटफॉर्म है? तो अमेजन का क्लाउड प्लेटफॉर्म कौन सा होता है? AWS होता है। AWS क्या है? अमेजन का क्लाउड प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। बढ़ते हैं आज के अपने आखिरी सवाल की तरफ जो कि है हमारा 50वां सवाल। अब ये सवाल डिस्कस करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, PDF डाउनलोड करनी है और उसमें प्रैक्टिस करके देखनी है कितने क्वेश्चन यहाँ पर देखने के बाद आप सही सही कर पा रहे हैं। ठीक, सेवा के रूप में CAAS डैश डैश के लिए खड़ा है, मतलब CAAS किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो ये यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा सही। तो ये हो गए 50 सवाल। अब आप PDF डाउनलोड कर लीजिए, उसकी प्रैक्टिस करिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और हमारी मेहनत आपको दिखी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।